हो रही है। यानी कि नई सरकार की गठन की चर्चा अब शुरू हो चुकी है। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में नई सरकार का गठन हो सकता है। 14 अप्रैल के बाद नई सरकार का गठन होगा और बिहार को नया सीएम मिल सकता है। नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे के बाद नई सरकार का गठन होगा। इस बीच 2 दिन के दिल्ली दौरे पर जाएंगे नीतीश कुमार। 9 अप्रैल को दिल्ली रवाना हो जाएंगे। 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के बाद वो 10 तारीख की शाम या 11 अप्रैल की सुबह तक पटना लौट आएंगे। हालांकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा वो सौंप सकते हैं। तो बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। इस वक्त चर्चाओं का बाजार गर्म है और अगला सीएम कौन होगा, बिहार का नया मुखिया कौन होने वाला है, इसको लेकर के अब चर्चा होने लग रही है। अलग अलग नाम जो हैं वो सबकी जुबान पर आ रहे हैं, लेकिन किसके चेहरे पर मुहर लगेगी और कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन फिलहाल चर्चा यही हो रही है कि 14 अप्रैल के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे के बाद नई सरकार का गठन होगा। जो प्रोसेस होता है वो फॉलो किया जाएगा। लेकिन इसी बीच 2 दिन के दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं नीतीश कुमार। 9 अप्रैल को दिल्ली रवाना होंगे। 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में वो शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के बाद वो 10 तारीख की शाम या 11 अप्रैल की सुबह तक पटना लौट आएंगे। तो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा वो सौंप सकते हैं, यही खबर मिल रही है। नई सरकार गठन को लेकर के यही खबर है फिलहाल कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते में सरकार का गठन होगा। हालांकि क्या फॉर्मूला होगा, सीएम और डिप्टी सीएम और उसके बाद जो पूरे कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, अभी सवाल जो है बना हुआ है, लेकिन चर्चा शुरू हो गई है। वही देखिए, ये मामला इस वक्त लोग सभी चर्चा कर रहे हैं। इधर दिलेश्वर कामेत ने दरअसल कहा है कि 10 अप्रैल को वो बताया जा रहा है कि सदस्यता ग्रहण कर लेंगे राज्यसभा की और उसके बाद ही जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो संसद के अगले सत्र में नीतीश कुमार बतौर सांसद साथ रहने को लेकर के उन्होंने ये कहा है कि हम लोगों के लिए अच्छा होगा। अनुभवी नेता हैं, केंद्र के मंत्री रह चुके हैं, उनके अनुभव का लाभ हमें मिलेगा। तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे और नई सरकार के गठन को लेकर जेडीयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामेत ने यह कहा है कि 10 अप्रैल के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामेत से, कामेत जी, संसद का सत्र आज समापन हो रहा है 2 अप्रैल को, लेकिन अगली बार जब आप लोग संसद में मिलेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप लोगों के साथ रहेंगे। पुराने साथी, पुराने नेता जिनके सानिध्य में आप लोगों ने काम किया है, आपके पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब सांसद के तौर पर आप लोगों के साथ नजर आएंगे। तो देखिए, ये तो हम लोगों के लिए अच्छा ही होगा। वो अनुभवी हमारे नेता हैं, वो पहले भी आप केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और गत 20 साल से वो मुख्यमंत्री का काम किए हैं, पूरा विकास का काम किए हैं। उससे ही देश को भी लाभ मिलेगा, उसके अनुभव का लाभ देश को भी मिलेगा और यहाँ पार्लियामेंट में उसके अनुभव का लाभ मिलेगा। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नए मुख्यमंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार में, जेडीयू कोटे से कहा जा रहा है। कब तक ये पूरी प्रक्रिया होगी? क्योंकि 10 तारीख को 10 अप्रैल को माना जा रहा है कि यहाँ पर दिल्ली में शपथ ग्रहण होगा बतौर राज्यसभा सांसद। हमको लगता है 10 अप्रैल के बाद ही यह प्रक्रिया चालू होगी और ये तो सारे शीर्ष नेता लोग निर्णय करेंगे। जी, सरकार में जेडीयू का उप मुख्यमंत्री होगा और सरकार पहले की तरह ही किस तरह से चलेगी? नीतीश जी का मार्गदर्शन कैसे रहेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी ने कहा है जो मैं दिल्ली में रहूंगा लेकिन बिहार का विकास में मेरा सहयोग रहेगा, मैं अधिकांश समय बिहार के लिए दूंगा और बिहार का विकास अवरुद्ध नहीं होगा। तो इस तरह से वो विकास में रहेंगे और जो नेता का चुनाव उसमें तो शीर्ष नेता लोग करेंगे, उसमें तो मुझे कुछ कहना नहीं है। सरकार नीतीश मॉडल पर ही चलेगी बिहार में? यस, श्योर, वो नीतीश मॉडल पर ही सरकार वहाँ काम करेगी और जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने विकास का काम किया है उसमें अवरुद्ध नहीं होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का भी सहयोग रहेगा और उसी मॉडल पर चल करके बिहार का विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिलेश्वर कामेत। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली।
और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश से मिले हैं आरजेडी के विधायक। इस वक्त ये बड़ी खबर है, फैजल रहमान की सीएम से मुलाकात हुई है। ढाका से आरजेडी विधायक हैं फैजल रहमान, जिनकी मुलाकात हुई है सीएम नीतीश कुमार से और इस वक्त इसको लेकर के चर्चा हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, सीएम नीतीश की आरजेडी विधायक से मुलाकात किन मायनों में अहम है? देखिए, फैजल रहमान आरजेडी के विधायक हैं और आपको याद होगा कि राज्यसभा का जब चुनाव हो रहा था तो फैजल रहमान ने वोट नहीं दिया था और उन्होंने कहा था तब कि मेरी माँ बीमार है, मैं दिल्ली में उनका इलाज करवा रहा हूँ। लेकिन सियासी हल्के में ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि फैजल रहमान आरजेडी के साथ नहीं है और उन्होंने अनुपस्थित रह के एनडीए के जो उम्मीदवार थे उन्हें मदद पहुंचाई। और अब सियासी सरगर्मी तेज है, जिसके बीच में फैजल रहमान मंत्री विजय चौधरी भी नजर आ रहे हैं और जेडीयू के एक नेता है राजीव रंजन पटेल, वो भी वहां पर मौजूद है और उनके साथ जाकर नीतीश कुमार से जाकर मुलाकात की। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि फैजल रहमान युवा जेडीयू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पहले जेडीयू में रह भी चुके हैं और फिलहाल इस पिछले वर्ष के विधानसभा चुनाव में वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, ढाका से चुनाव जीते थे और इस बार जब राज्यसभा चुनाव हो रहा था तो वो महागठबंधन के उम्मीदवार के बजाय एक तरीके से अनुपस्थित रह के एनडीए उम्मीदवार को मदद पहुंचाई और अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। हाँ, नीतीश कुमार से मुलाकात होके करके वो निकले हैं, लेकिन उनका ये तर्क है कि मेरे क्षेत्र में विकास कार्य कुछ करना था, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने गया था। चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री हूँ, तमाम पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं, इस नाते भी आज मैं उनसे मुलाकात करने गया था और अपने क्षेत्र के विकास की बात करने गया था। लेकिन सियासी हल्के में जो तस्वीर दिख रही है और जो वर्तमान में सियासी समीकरण है वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि एक तरीके से जो फैजल रहमान है वो एनडीए के शुभचिंतक के तौर पे उभर रहे हैं और जिस तरीके से आज उनकी मुलाकात हुई है वो और जिस तरीके से चेहरे पर मुख्यमंत्री की मुस्कुराहट, विजय चौधरी की मुस्कुराहट और फैजल रहमान की मुस्कुराहट, तो बहुत कुछ इशारा करता है। लेकिन फिलहाल सियासी हलचल के बीच में फैजल रहमान ने नीतीश कुमार से एक अनिवार्य मिलाकर मुलाकात की और अपने क्षेत्र के विकास के बारे में भी चर्चा की। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आनंद। चलिए और अब बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की बढ़ाई गई सुरक्षा की। देखिए Z+ की सुरक्षा नीतीश कुमार को दी जाएगी। बताते चलें आपको, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार की सुरक्षा घेरा पहले से भी अधिक और बढ़ जाएगा। बता दें आपको, एसएसजी के साथ साथ Z+ श्रेणी की सुरक्षा भी मिलेगी। नीतीश कुमार के राजनीतिक और सामाजिक महत्व को देखते हुए दरअसल ये फैसला लिया गया है। Z+ सुरक्षा देश में सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। Z+ श्रेणी हाई लेवल की सुरक्षा इंतजामों में से एक है। इसके तहत देखिए, संबंधित व्यक्ति के घेरे में 55 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं, जिनमें 10 से अधिक NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो शामिल रहते हैं। इसके अलावा पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान भी शामिल होते हैं। सुरक्षा के इस घेरे में बुलेट प्रूफ गाड़ियां और एस्कॉर्ट वाहन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। गृह विभाग की विशेष शाखा ने इससे जुड़ा आदेश जारी किया है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे जहरीली शराब से हुए मौत की। जी हां, मोतिहारी से इस वक्त एक खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और खबर यह भी है, रघुनाथपुर के बालगंगा में कई लोग बीमार पड़ गए हैं। स्पिरिट पीने से कई लोग बीमार हुए हैं। तुरकोलिया के चंदू की संदिग्ध मौत हो गई है। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। ये कोई पहला मामला नहीं, ऐसे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब जहरीली शराब पीने से या तो लोगों की मौत हो जा रही है या फिर आंखों की रोशनी चली जा रही है, फिर भी लोगों में सतर्कता नहीं देखी जा रही है और ना ही ऐसे लोगों पर शिकंजा प्रशासन के द्वारा कसा जा रहा है ताकि ये जो मौत की बिक्री कुछ लोग कर रहे हैं जहरीली शराब के तौर पर, उन पर रोक लगे। संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति की मौत। मोतिहारी से खबर, जहरीली शराब से मौत की आशंका। रघुनाथपुर के बालगंगा में कई लोग बीमार हो गए हैं। स्पिरिट पीने से कई लोग बीमार हुए। तुरकोलिया के चंदू की संदिग्ध मौत हो गई है। कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। अभी ठीक मानी नहीं? अभी खाली आँख से नहीं खेलोगे? कहाँ पीले रही? अकेले पीले रही कि और लोग रहे साथ? हम अकेले पिए।
कहाँ पी ले रहे? मोतिहारी में एक बार फिर जहरीली शराब कांड की घटना दोहराई गई है और वैसी स्थिति में रघुनाथपुर और तुरकोलिया के युवक की तबीयत खराब हुई है। जो जानकारी मिली है कि एक युवक की संदिग्ध मौत हुई है, वहीं कई युवक जो है वो बीमार हो गए हैं। लोहा सिंह और लड्डू ये दोनों बीमार हैं, जिनका निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। वहीं तुरकोलिया थाने के जयसिंहपुर पंचायत के चंदू की संदिग्ध मौत हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देखिए, लोहा सिंह के घर पर पुलिस दलबल के साथ पहुंची है और पूरी चैन को जो है वो जुटाने में लगी है कि आखिर ये स्प्रिट कहां से आया था, कौन कौन लोगों ने स्प्रिट का सेवन किया था। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि 4 लोग जो हैं वो एक साथ उसी स्प्रिट का सेवन किए थे, जिसमें लोहा सिंह और लड्डू जो है वो बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है। कई लोग और बीमार हैं जो अभी घर में वो छुपे हुए हैं, वो अपना इलाज नहीं करा रहे हैं। लेकिन एक युवक जो चंदू है, उसकी संदिग्ध मौत हुई है। तो वैसी स्थिति में पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिली है कि एक युवक की संदिग्ध मौत हुई है और कई जो है युवक जो है वो बीमार हो गए हैं, जिनका निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। और जो स्प्रिट का जो मामला है, स्प्रिट पिया था खुद जो है लोहा सिंह ने इसको स्वीकार भी किया है। तो वैसी स्थिति में स्प्रिट कहाँ से आया था, कौन कौन स्प्रिट माफिया है, स्प्रिट की डिलीवरी कहाँ से हुई है, पूरे मामले की पड़ताल में रघुनाथपुर और तुरकोलिया थाने की पुलिस जो है वो जुट गई है। अनिश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और अब एक खबर मिल रही है राजधानी पटना के पीएमसीएच की लापरवाही की। बताया जा रहा है कि एक महिला अपने नवजात को लेकर गई हुई थी इलाज कराने के लिए, लेकिन उस महिला को बच्चे के लिए इलाज नहीं मिल पाया। आपको बताते चले, महिला ने लापरवाही का आरोप लगाया है, उसे भर्ती नहीं कराया गया। बच्चा एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सपोर्ट पर था और उसकी मां इलाज के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन उसका इलाज नहीं किया गया। ऐसे में निराश होकर महिला बच्चे को लेकर गांव लौट गई और फिर उस बच्चे की मौत हो गई। महिला लखीसराय की रहने वाली है, जो कि पीएमसीएच में गई हुई थी इलाज कराने के लिए अपने बच्चे की, लेकिन उस बच्चे को इलाज नहीं मिल पाया। इसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई है। और ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है। सवाल ये कि पीएमसीएच में लापरवाही की गई है और ऐसे में जिम्मेदार कौन होगा? नवजात का इलाज आखिर क्यों नहीं किया गया? बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है? और आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई आखिर कब होगी? पीएमसीएच में लापरवाही। पटना से ही यह खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि यहां पर अवैध शराब की बिक्री पर पुलिस ने एक्शन लिया है और फिल्मी स्टाइल में शराब तस्करी का जो खेल चल रहा था उसको फेल कर दिया है। लाखों की अवैध विदेशी शराब के साथ 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सूचना के आधार पर बिहटा सरमेरा पुल के पास घेराबंदी करके विदेशी शराब से भरी 2 लग्जरी कार को पकड़ा है और 4 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसमें जहानाबाद, बताया जा रहा है कि जहानाबाद का सूरज और अनीशाबाद का रवि शामिल है। हरियाणा से भारी मात्रा में महंगी विदेशी शराब की खेप विक्रम से नौबतपुर की तरफ लाई जा रही थी। नौबतपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस ने संदिग्ध गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान कार ड्राइवर भागने लग गया, लेकिन पुलिस ने फिल्मी अंदाज में कार के टायर पर गोली चलाई, जिससे गाड़ियां रुक गई। इसके बाद मौके से 2 कार को जब्त किया गया। तलाशी के दौरान दोनों गाड़ियों से करीब 40 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब बरामद की गई है। तो नौबतपुर में पुलिस ने फिल्म स्टाइल में कार्रवाई की है। लाखों की अवैध विदेशी शराब के साथ तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में जमकर बवाल हुआ और यहां पर भगदड़ की स्थिति हो गई। बताते चलें आपको, भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ है। मंच पर चढ़ने को लेकर लोगों में बवाल हो गया और देखते ही देखते वहां पर लाठी डंडे चलने लग गए। खेसारी लाल यादव गरहा में आयोजित श्री अर्जुन बाबू पशु मेला में पहुंचे थे, जिन्हें देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ जैसे हालात हो गए। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी और निजी बाउंसरों ने कमान संभाली और स्थिति को किसी तरीके से संभाला गया। बताते चले आपको, पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता राम सूरत राय की तरफ से हर साल ये मेला आयोजित किया जाता है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। दरअसल मंच पर चढ़ने को लेकर के हंगामा हुआ और स्थिति बेकाबू हो गई।
और देखिए, आपको बताते चलें कि वैशाली में भी कार्यक्रम के बाद हंगामा हुआ है। आपको ये बताते चलें, मुजफ्फरपुर के बाद वैशाली में भी आयोजित कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। यहाँ पर वैशाली महोत्सव में लोक गायिका कल्पना पटवारी के कार्यक्रम में हंगामा हुआ। कल्पना पटवारी के मंच पर आने के करीब आधे घंटे बाद ही दर्शकों की भीड़ बेकाबू हो गई, जमकर हंगामा कर दिया। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद कुछ उपद्रवी तत्वों ने अचानक से कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, टूटी फूटी कुर्सियां यहाँ पर बिखरी हुई आपको दिख रही होंगी और प्रशासन ने हालांकि कमान संभाला, लोगों को वहां से खदेड़ा गया। लेकिन कार्यक्रम में बवाल अक्सर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कलाकारों की डिसरिस्पेक्ट भी मानी जाएगी। वैशाली महोत्सव में लोक गायिका कल्पना पटवारी के कार्यक्रम में जबरदस्त हंगामा, कुछ उपद्रवी तत्वों ने कुर्सियां फेंकना चालू किया और उसके बाद ये स्थिति हुई, माहौल तनावपूर्ण हो गया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। लाठीचार्ज के बाद हालात बेकाबू, कुर्सियां टूटी फूटी बिखरी हुई आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। और आपको ये बताते चले, एक तरफ आपने देखा किस तरीके से वैशाली में कल्पना पटवारी का जब कार्यक्रम हो रहा था, उसके बाद वहां पर स्थिति बेकाबू हुई। इधर मुजफ्फरपुर की भी तस्वीर आप देखिए, जहां पर खेसारी लाल के कार्यक्रम में भगदड़ की स्थिति बनी, लोग स्टेज पर चढ़ने के लिए बेकाबू हो गए थे और वहां पर लोगों को काबू में लाने के लिए पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज भी किया, लोगों को वहां से खदेड़ा। और ऐसे में देखिए, न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि कार्यक्रम में आखिर बार बार हंगामा क्यों हो रहा है। सवाल ये भी, क्या लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है? लगातार हो रहे हादसे के बाद भी लोग सबक क्यों नहीं ले रहे हैं? अक्सर ऐसी घटना में कोई अनहोनी होने की संभावना रहती है और ऐसे में आप लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगहों में कोशिश करें हंगामे की स्थिति उत्पन्न ना हो आपकी वजह से, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करें। लगातार हो रहे हादसे के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं और ऐसे में अगर कुछ हो जाए वहां पर तो कौन जिम्मेदार होगा? नालंदा से अब खबर है, नालंदा के सरकारी पंप हाउस के पास बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध शव मिला है। आपको बताते चलें, और ये शव बताया जा रहा है कि महिला का है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। महिला पुलिस पदाधिकारी और महिला विशेषज्ञ के द्वारा जो सूक्ष्मता से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और शव का निरीक्षण किया गया, उस क्रम में महिला के कपड़े से सल्फास लिखा हुआ एक प्लास्टिक पाया गया। प्लास्टिक का जो फटा हुआ है वो रखा हुआ था। परिजनों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अभी आरोप नहीं लगाया गया है। सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। आरा से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बताया जा रहा है ये बाइक गैराज संचालक की गोली मारकर हत्या की गई है। देखिए, बाइक ठीक कराने के दौरान विवाद हुआ। पश्चिम टोला मोहल्ले में यह वारदात, 22 साल के मोहम्मद अफरोज की हत्या की गई है। अपराधियों ने काफी पास से 2 गोली मारी है और गोली लगते ही उसकी मौत हो गई है। बाइक गैरेज संचालक की हत्या, बाइक ठीक कराने के दौरान विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा गहरा गया कि बाइक गैरेज संचालक की हत्या कर दी गई। खबर देखिए शिवहर से मिल रही है। बताया ये जा रहा है कि मुंबई में हुई हत्या के बाद शव को जब गांव लाया गया तो यहां पर ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और लोग काफी ज्यादा नाराज हुए। शव के साथ सड़क जाम कर दिया लोगों ने। बताते चले आपको, गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने खाजीपुर पुल के पास में शव को सड़क पर रखकर शिवहर मुजफ्फरपुर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। जाम के कारण सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
3 दिन पहले मुंबई में बैद्यनाथपुर गांव के 3 सगे भाइयों पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया था। इस हमले में धीरज ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। सुबह जैसे ही धीरज ठाकुर का शव गांव पहुंचा, परिजनों का दर्द गुस्से में बदल गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और न्याय की मांग को लेकर सड़क जाम किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और देखिए, आज सुबह अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधित किया और बड़ी बातें कही हैं। और एक सवाल जो सबके मन में है, क्या ये युद्ध खत्म होने वाली है या अब और ज्यादा तेज हो जाएगी? अपने संबोधन की शुरुआत में ही ट्रंप ने जीत का दावा कर दिया। कहा कि पिछले 4 हफ्तों में अमेरिकी सेना ने युद्ध के मैदान में तेज, निर्णायक और भारी जीत हासिल की है। ऐसी जीत जैसी बहुत कम लोगों ने पहले देखी होगी। ट्रंप ने संबोधन में कहा कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उसकी वायुसेना भी तबाह हो चुकी है, उनके ज्यादातर नेताओं की युद्ध में मौत हो चुकी है। ट्रंप ने आगे ये कहा कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कमांड और कंट्रोल लगातार तबाह किया जा रहा है। मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की उनकी क्षमता में भारी कमी आई है और ईरान में हथियारों की फैक्ट्रियों और रॉकेट लॉन्चर को खत्म किया जा रहा है। I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Essentially, I did what no other president was willing to do. They made mistakes, and I am correcting them. Iran's strategy was so obvious. They wanted to produce as many missiles as possible, and they did, with the longest range possible, and they had some weapons that nobody believed they had. We just learned that out. We took them out. We took them all out so that no one would really dare stop them. And their race for a nuclear bomb, a nuclear weapon like nobody's ever seen before. They were right at the doorstep. For years, everyone has said that Iran cannot have nuclear weapons, but in the end, those are just words if you're not willing to take action when the time comes. Our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. That means eliminating Iran's Navy, which is now absolutely destroyed, hurting their Air Force and their missile program at levels never seen before, and annihilating their defense industrial base. We've done all of it. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Their missiles are just about used up or beaten. और देखिए, ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने अमेरिकियों के लिए एक बड़ा संदेश दिया है। मसूद का ये कहना है कि अमेरिकी सिटीजन्स के लिए ईरान खतरा नहीं है। ईरान को खतरे के रूप में पेश करना गलत है। अपनी रक्षा के लिए लड़ रहा है ईरान। हमें अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। अमेरिका के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। एक बहुत बड़ी बात कह दी है ईरान के राष्ट्रपति ने। अमेरिका के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। ईरान को खतरे के रूप में पेश करना गलत होगा, चूंकि अपनी रक्षा के लिए ईरान लड़ रहा है और उनका यह कहना है कि हमें अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है युद्ध से जुड़ी हुई। बताया जा रहा है कि ईरान ने इजरायल और साथ ही साथ यूएस बेस पर हमले तेज कर दिए हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत IRGC का अटैक, इजरायल पर ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों की बौछार की गई। पश्चिम एशिया में मौजूद यूएस बेस पर ईरान की स्ट्राइक, 80 से ज्यादा यूएस बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान के हमलों में इजरायल में भारी तबाही का दावा किया गया है। तो देखिए, बताते चलें आपको, यूएस बेस पर ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। इजरायल पर भी हमले तेज कर दिए हैं ईरान ने। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत IRGC का अटैक,
इजराइल पर ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों की बौछार की गई है। पश्चिम एशिया में मौजूद यूएस बेस पर ईरान की स्ट्राइक्स, इसकी कुछ तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक तरफ आपको बताते चलें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बहुत जल्द युद्ध खत्म हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अब ये जो अटैक्स किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, ऐसा लग नहीं रहा है कि युद्ध इतनी जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि ईरान अटैकिंग मोड में है। और अटैकिंग मोड में आप देखें किस तरीके से हमले तेज कर दिए हैं ईरान ने। यूएस बेस पर ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल पर भी लगातार हमले हो रहे हैं और लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो दागी जा रही हैं। और यहाँ रुक रहे हैं।